राजीव जी, अगर आप भारत की राजनीति को पिछले 30 साल में 40 साल में देखें, चुनाव दर चुनाव, तो आपको इसके संकेत मिलेंगे कि जब कोई जाने वाला होता है तो क्या क्या होता है। तो वैसे ही संकेत अब मोदी जी खुद दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए, चाहे कोई संगठन हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सरकार हो, उसकी परीक्षा क्राइसिस मैनेजमेंट में होती है। प्रोफेसर साहब बैठे, प्रोफेसर स्वामी को जानते हैं अच्छी तरीके से कि क्राइसिस मैनेजमेंट से निकलना अगर किसी को आता है, वो सरवाइव करता है। अब आप राहुल गांधी को देखिए कि किस किस क्राइसिस मैनेजमेंट से, किस किस क्राइसिस से निकले वो। मेंबरशिप गई, ईडी ने सम्मन दिए, मकान छीन लिया। तो इतनी लंबी क्राइसिस, उनको कॉर्पोरेट पैसा लगाकर बदनाम करने का काम हुआ। तो इस क्राइसिस से होकर राहुल गांधी ने क्राइसिस को मैनेज किया, जिसका फल उनको अब मिल रहा है। अब आप जरा मोदी जी की क्राइसिस देखिए। उनका क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है? बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो बीबीसी क्या, इनकम टैक्स भेज दो। तो वो डॉक्यूमेंट्री जरा कम लोगों ने देखी तो इनकम टैक्स गया, बैन हो गई डॉक्यूमेंट्री, तो बहुत से लोगों ने देखी। पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि मोदी जी के शासनकाल में प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या है। अडानी का कुछ मामला है तो उस तरीके से करो। सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट पर सवाल खड़े करे, कानून बदल दो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही निकाल दो पैनल में से। ये जो तरीका है क्राइसिस मैनेजमेंट का मोदी जी का, वो तरीका सत्ता में वापस आने का तरीका नहीं है। और मोदी जी एक बहुत आइडियल सिचुएशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। मीडिया अपना हो, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग भी बढ़िया हो, और सब लोग तारीफ कर रहे हो, 4-6 लोग बोलने वाले हो, ढोल मजीरे बज रहे हो, तब वो परफॉर्म करते हैं। क्राइसिस में मोदी जी घबरा जाते हैं। अब आप पिछली दो स्पीचेस को देखिए, लोकसभा की और 15 अगस्त की स्पीच को लाल किले के सामने। वो दोनों स्पीच में आपको लग रहा है कि मोदी जी की गाड़ी एकदम पटरी से उतरी हुई है। देश के सामने समस्याएं अभी हैं। 2047 तक कौन जिएगा और कौन रुकेगा देखने के लिए कि क्या मिल रहा है। और 1000 साल की बात भी कर डाली उन्होंने, बेमतलब, जी। बेसिर पैर की बात है ना। 1000 साल की बात कर रहे हो आप। 1000 साल तो मतलब सभ्यताएं जन्म लेती हैं और खत्म हो जाती हैं। ये पता नहीं किस युग की बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि क्राइसिस मैनेजमेंट मोदी जी को नहीं आता है। वो एक आइडियल सिचुएशन में काम कर सकते हैं। कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने बहुत एडवर्स सिचुएशन में सरवाइव किया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, होस्टाइल मीडिया, ट्रोल आर्मी, इन सब के बावजूद, और आखिरी कि कॉरपोरेट मनी जो आती है, आप देखिए 75% 80% बीजेपी के पास आ रही है, जो कॉरपोरेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसा है। तो पैसा भी नहीं उनके पास, पैसा भी सारा आप उठा रहे हैं। जी। तो तो क्राइसिस मैनेजमेंट उनको नहीं आता। दूसरा आप देखिए कि और चीज़ें क्या हो रही है। अब अचानक सीएजी का आपने बताया था कि सीएजी ने घोटालों की लिस्ट जारी कर दी। सड़क निर्माण से लेकर आयुष्मान भारत और पेंशन फंड, कहाँ घोटाले उसको नहीं मिल रहे। मध्य प्रदेश से घोटालों का मामला आ गया, जिसमें 41 एफआईआर कर दी एक ट्वीट में प्रियंका गांधी के खिलाफ। बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं। मणिपुर, कंप्लीटली मिसमैनेजमेंट। प्रधानमंत्री मोदी जो भी कहें, जो सेना के या पूर्व अधिकारी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, जी। उससे लग रहा है कि कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट है मणिपुर के अंदर। तो आप कानून व्यवस्था भी नहीं संभाल पा रहे हैं। विदेश नीति चाइना के बारे में हमने देख लिया। तो कुल मिला के राजीव जी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब तो है ही, लेकिन जो नैरेटिव सेट करने की बात है उसमें लड़खड़ा रहे हैं। जैसे इंडिया नाम आया। अब इंडिया नाम को ये
रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी इंडियन मुजाहिदीन, कभी I.N. वगैरह वगैरह, ये जो पूरे संकेत हैं वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके पास अब जो है वो क्राइसिस का सलूशन नहीं है। क्राइसिस है, सर्वे आपने बता दिए, तमाम सारे CAG का ये सब चल रहा है, राहुल जी गांधी की स्वीकार्यता बढ़ गई है सब जगह, लेकिन उस क्राइसिस से निपटने का इनके पास अभी सलूशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्राइसिस का सलूशन नहीं होगा तो चुनाव में परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। जी, सबसे बड़ी बात है क्राइसिस का अगर सॉल्यूशन नहीं। इसकी बात करते हैं। जी RSS ने कर्नाटक के इलेक्शन के बाद ये कहा कि मोदी जी के जादू से और हिंदुत्व से नैया पार नहीं लगेगी। तो जाहिर सी बात है कि RSS को का इशारा है कि गठबंधन की तरफ जाओ। गठबंधन की कोशिश मोदी जी ने की, जिस दिन इंडिया गठबंधन का नाम घोषित हो रहा था उसी दिन की। वो गठबंधन बना नहीं, वो फोटो खींच के, लेकिन गठबंधन नहीं बना। उसमें 24 पार्टियां तो चुनाव में ही नहीं है, दो पार्टियां उसमें वहां बनी है, फार्म हाउस में बनी है, तो वो गठबंधन नहीं है। जी तो अब गठबंधन मोदी साहब बना भी नहीं सकते। कौन इनके साथ जाएगा आप बताइए? जी जब गठबंधन में ऑलरेडी लोग थे, शिवसेना या अकाली दल या नीतीश कुमार, सब तो थे गठबंधन में, वो सब बाहर निकले। तो उनका हर्ष देखते हुए कौन अब जाएगा इनके पास? तो बीजेपी में 2024 आते आते एक लाइन खड़ी होगी RSS बीजेपी में ऐसे नेता की जो गठबंधन भी बना सके, कि कल को अगर सीटें कम हुई उनके हिसाब से और सरकार में जैसे तैसे सरकार बनाने की नौबत आए, तो एक दूसरा नेता प्रोजेक्ट हो। वो दूसरा नेता इस वक्त 2-3 हो सकते थे, लेकिन सबसे जो नंबर 1 पे है वो नितिन गडकरी दिखाई देते हैं, जो समन्वयवादी हैं। और RSS भी एक ग्लोबल स्वीकार्यता चाहती है। RSS नहीं चाहती है कि वो जो है एक दंगाई ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे दुनिया में जानी जाए। ये उनकी लगातार एक कोशिश रहती है। अभी जी नूह में दंगा हुआ और अपने ही आदमी को, जिसने वीडियो जारी करके दंगा करवाया, उसको गिरफ्तार किया, और केवल गिरफ्तार नहीं किया, डिसोन भी किया। क्यों? क्योंकि गुड़गांव इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉरपोरेट हाउसेस का हब है। वहाँ वो आप मैसेज नहीं दे सकते कि हम तो यहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग करेंगे गुड़गांव में भी। जी तो ये सारे संदेश जो है वो जा रहे हैं। दूसरा कि कोटरी, जिसकी चर्चा कई बार मैं करता हूँ, जी वो कोटरी के थ्रू शासन कर रहे हैं, और कोटरी के थ्रू शासन करने का एक रिस्क है कि जो दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के जो ब्यूरोक्रेट है, वो फिर स्ट्रेटेजिक साइलेंस बनाते हैं। फिर सामने गड्ढा आ रहा है तो वो बताते नहीं कि गड्ढा आ रहा, गिर जाओगे। वो गलत फैसले होने देते हैं। वो दिख रहा है, वो धीमे धीमे आपको चीज़ें दिखाई देंगी। अब जैसे मान लीजिए कि CAG की चर्चा हो रही थी कि क्यों सड़क परिवहन का ही मामले आए, द्वारका एक्सप्रेसवे का मामला बड़े तौर पे आ गया। भाई, कोटरी की जो मैं बात कर रहा था, देखिए कोई भी संवैधानिक संस्था मोदी जी से साबुत बची नहीं है। अब गिरीश चंद्र मुर्मू जो CAG हैं, वो गुजरात काडर के IAS रहे, मोदी जी के बहुत करीबी रहे। मोदी जी उनको यहाँ लेकर आए, मोदी जी ने CAG बनाया है। तो वो जो उनका नज़रिया होगा, जाहिर सी बात है कि वो मोदी जी को नुकसान करने वाला नहीं होगा। तो और बाकी दूसरी की राहुल गांधी की जो बात है, देखिए राहुल गांधी ने बीजेपी को लगातार, अब क्या हो गया है कि नैरेटिव बीजेपी ने सेट कर रही है। नैरेटिव
राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन सेट कर रहे हैं। अब वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और राहुल गांधी की बहुत बढ़िया पॉलिसी है, आप ध्यान दीजिए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, राहुल गांधी के ट्वीट्स में, राहुल गांधी जिनसे मिलते हैं, जहां जाते हैं, वो नरेंद्र मोदी की कोई भी विभाजनकारी कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। पहले लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, या आप मध्य प्रदेश जाए तो कमलनाथ रिस्पॉन्ड करते दिखाई देते हैं कि मैं भी बड़ा भारी हिंदू हूं, लेकिन राहुल गांधी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। वो अपनी एक अलग लाइन बना रहे और एक अलग राजनीतिक संस्कृति बना रहे इस देश की, जिसकी बात कर रहे थे कि कुली मिलना चाहते हैं। तो जी एक अलग राजनीतिक संस्कृति की, जो पॉलिटिशियन है वो ब्लैक कैट कमांडो में नहीं, वो हेलीकॉप्टर में नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में नहीं, वो आपके घर आ सकता है, आपको अपने घर बुला सकता है खाने पर। ये एक नई राजनीतिक संस्कृति क्रिएट कर रहे हैं राहुल गांधी। इसका जवाब मोदी जी के पास है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, जिस तरीके की इमेज उन्होंने बनाई है। तो ये जो गुरिल्ला पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की, कि आज वहां मिल लिए, आज मोटरसाइकिल वाले के पास चले गए, कल वो ट्रक में चले गए, परसों वहां चले गए, खेत में किसानों को घर बुला लिया आपने, तो वो बीजेपी को मौका नहीं दे रहे हैं। अब आप वो उनका माइक लेकर गोला बना के आप ट्विटर पे लगाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है राजीव जी। तो ये जो जी राहुल गांधी ने इनको मजबूर कर दिया है कि आप रिस्पॉन्ड करो, जी वो रिस्पॉन्ड कर रहे राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी उनकी लाइन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये बेसिक अंतर है राहुल गांधी की राजनीति का। जी जी सर, मित्रा जी आपके पास आना चाहता हूँ। ये गुरिल्ला पॉलिटिक्स